क्योंकि जब किसी उद्योगपति को चुनना है जिंदगी और पैसे के बीच में, तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी जान की तरफ चुनेगा। जान खोकर पैसा कौन कमाना चाहता है? अगर आपका ट्रक ड्राइवर जाता है और ड्राइवर कंडक्टर दोनों मार दिए जाते हैं, अगर आप सड़क बनाने का ठेका लेते हैं, ठेकेदार का अपहरण हो जाता है, मजदूरों की हत्या कर दी जाती है, तो कौन जाएगा? इसलिए सबसे पहली बात है कानून और व्यवस्था, और इसका सबसे साक्षात उदाहरण कानून व्यवस्था सही हो जाने पर विकास का हमारे सामने प्रस्तुत किया है बिहार ने। 15 वर्ष तक वहाँ एक ही उद्योग चल रहा था, अपहरण उद्योग। 15 वर्ष कोई विकास करने वहाँ जाता नहीं था, कोई ड्राइवर वहाँ ट्रक लेकर जाने को तैयार नहीं था। लेकिन जब एनडीए की सरकार आई तो मैं गर्व से कह सकती हूँ कि नीतीश कुमार ने अपनी पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था सुधारने की रखी, और कानून व्यवस्था इतनी सुधरी कि रात के 12 बजे भी अकेली महिला निकल करके जा सकती थी। आज उसका क्या असर हुआ? आज चारों तरफ आपको बिहार में विकास नजर आ रहा है, चारों तरफ। तो इसलिए गवर्नेंस का पहला पहलू है कानून व्यवस्था विकास की दृष्टि से। अगर आप कहीं विकास करना चाहते हैं देश के किसी भी हिस्से में, तो पहली चीज गवर्नेंस की है कि आप वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कैसा रखते हैं। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देते हैं तो विकास की शुरुआत हो जाती है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है तो विकसित से विकसित प्रदेश भी अविकसित होने लगता है। यही बिहार किसी समय बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट माना जाता था, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट। तो विकास ही विकास था। लेकिन बीच का जो दौर आया, जब सिवा किडनैपिंग के कुछ नहीं था, तब विकास खत्म हो गया। आज कानून व्यवस्था सुधरी तो फिर विकास शुरू हो गया। इसलिए गवर्नेंस की पहली कसौटी है लॉ एंड ऑर्डर, गुड लॉ एंड ऑर्डर, अच्छी कानून और व्यवस्था। दूसरी चीज जो ग्रोथ और एम्पावरमेंट दोनों को प्रभावित करती है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि जहां तक लोगों का सवाल है, मैं मानती हूं भारत के उद्योगपति बहुत उद्यमी हैं। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें स्वयं में इतनी क्षमता है कि आप चीज़ों को डीकंट्रोल कर दीजिए, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस न रखिए तो वो अपने आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो कोई स्वयं नहीं बना सकता। अभी बात कर रहे थे राजन भाई अपने प्रारंभिक वक्तव्य में, उन्होंने याद किया अटल जी के समय की रोड योजना को। कितना बड़ा इनिशिएटिव था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और उस समय 60,000 करोड़ से कोई योजना शुरू करना, लोग कहते थे कहां से इतना पैसा, क्योंकि 1998 की बात है, 1998 की। 60,000 करोड़ और चारों तरफ सड़कें बनती दिख रही थी। लोगों को लगता था कि कुछ हो गया, जैसे सड़क क्रांति हो रही थी। वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोजेक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देने की बात करेंगे तो उद्योग बढ़ेगा, लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे ही नहीं। अब वही राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो इतनी सुपरसोनिक स्पीड से चल रही थी कि चारों, कहीं 4 लेन बन रही हैं, कहीं 6 लेन बन रही हैं, कहीं चौड़ीकरण हो रहा है, कहीं नई सड़क बन रही है। अब इस बजट के लोग 2 साल से कहते आ रहे हैं कि हम 20 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क का निर्माण करेंगे, लेकिन सड़क मंत्री की परफॉर्मेंस कहती है कि वो 4 किलोमीटर प्रतिदिन भी सड़क नहीं बना पा रहे। 4 किलोमीटर। अगर इस कछुए की चाल से इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा, 4 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से अगर सड़क बनेगी, तो सैकड़ों साल लग जाएंगे पूरे देश को बड़ी सड़क से जोड़ने के लिए। हम लोग देख रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई बहुत बड़ी घोषणा, कोई बहुत बड़ी राशि वित्त मंत्री आवंटित करने वाले हैं। लेकिन दुख हुआ जब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में वो बोलने लगे तो 4 उधारों की बात की उन्होंने। रेलवे 10,000 का उधार लेगा, बॉन्ड्स जारी करेगा। NHAI 10,000 के बॉन्ड जारी करेगा। पोर्ट्स वाले 10,000 के बॉन्ड जारी करेंगे और हुडको 5,000 के बॉन्ड जारी करेगा। कुल मिला के 35,000 करोड़, वो भी उधार का। हम बात कर रहे हैं ग्रोथ, बात कर रहे हैं एम्पावरमेंट। 35,000 करोड़ रुपया उधारी मांग के देश में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा करेंगे? तो मैं कह रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर के बाद कानून और व्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था के बाद ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। 99 में
अगर 60,000 करोड़ की बात हम सोच सकते थे तो आए तो 2 लाख करोड़ की बात सोची जानी चाहिए थी, जो 35,000 करोड़ उधारी पे आके खड़ी हो। तीसरी बड़ी चीज जो ग्रोथ को और ग्रोथ से ज्यादा एम्पावरमेंट को अफेक्ट करती है वो है इफेक्टिव डिलीवरी। क्योंकि कितनी योजनाएं कल्याण की चल रही हैं, वेलफेयर स्कीम्स जिनमें पैसा जाता है, कोई वृद्धावस्था पेंशन में जाता है, कोई विधवा पेंशन में जाता है, कोई विकलांग पेंशन योजना में जाता है और बहुत सी कल्याण की योजनाएं, लेकिन क्या बेनिफिशियरी तक वो पहुंच रहा है? ये एक इफेक्टिव डिलीवरी का सवाल है। आज मैं कह सकती हूं, अपने 3 राज्यों का नाम लेकर कह सकती हूं, पीडीएस का वितरण, लोग ये कहते थे कि हिंदुस्तान में कभी भी पीडीएस सुधर नहीं सकता। आप अनाज देते जरूर हैं मगर सारे का सारा बाजार में बिक जाता है, गरीब तक पहुंच नहीं पाता। आज छत्तीसगढ़ के राज्य ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है हमारे सामने पीडीएस में। उन्होंने एक दिन तय कर दिया, 7 तारीख, क्योंकि वहां लोग चावल खाते हैं, गेहूं नहीं खाते, तो उसका नाम है चावल उत्सव दिन। हर महीने की 7 तारीख को सारे जनप्रतिनिधि सड़क पर होते हैं और हर राशन डिपो वाले के सामने खड़े हो जाते हैं। 35-35 किलो का बोरा, आओ, पहले 105 रुपए में मिलता था, अब 70 रुपए में मिलता है, 2 रुपए किलो वो चावल बंटवारा है। तो कितनी भी महंगाई बढ़ जाए लेकिन उसको कंट्रोल करने का, गरीब को 2 रुपए किलो चावल देने का, और जो सबसे ज्यादा गरीब है उसको 1 रुपया किलो चावल देने का जो उनका वितरण व्यवस्था है, उन्होंने बाकी सारी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया और ये बता दिया कि अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो तो डिलीवरी हो सकती है। इसी तरह से मध्य प्रदेश अंत्योदय मेले लगा रहा है। 1 महीना तक कर्मचारी घर घर जाते हैं, बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करते हैं, चिन्हित करते हैं, कौन पात्रता रखता है। वहाँ हाथ ठेला देने की योजना है, साइकिल देने की योजना है, विकलांग को चेयर देने की योजना है। ये सारी पेंशन योजनाओं में मध्य प्रदेश ने अपनी भी कुछ योजनाएं जोड़ी हुई हैं। 1 महीना तक ये पूरा कार्यक्रम चलता है, उनका आइडेंटिफिकेशन होता है और फिर मेला लगा करके स्वयं चीफ मिनिस्टर उसमें पहुंचते हैं, सारे अधिकारी उसमें पहुंचते हैं। एक ही दिन सबको हाथ में पकड़ा दिया जाता है, जिनका पेंशन है उनका पेंशन का चेक और फॉर्म पकड़ा दिया जाता है, जिनको साइकिल हाथ ठेला देना वो पकड़ा दिया जाता है। किसी को चक्कर नहीं काटने पड़ते, उनका फॉर्म वहीं की वहीं भर करके अगर उनकी पात्रता बनती है तो उनको दे दिया जाता है। और इसी तरह बीपीएल के लिए गरीब कल्याण मेले गुजरात ने लगाए। जितने बीपीएल फैमिलीज बेनिफिशियरीज थी, एक जगह एक साथ तहसील में आ जाना और वहीं के वहीं पैसा दे देना। जो वहीं चेक मिल गया, वहीं साइकिल मिल गई, वहीं हथेला मिल गया, तो फिर कमीशन कोई कैसे खाएगा? क्योंकि इफेक्टिव डिलीवरी में सबसे ज़्यादा जो बाधक बनती है चीज़, वो बनती है कमीशन, बीच से कट। और मैं कहती हूँ हमारी संवेदनाएं कितनी मर गई हैं कि वो झुर्रियों वाला चेहरा उस बूढ़ी माँ का 70-80 साल की, जिसको वो पेंशन पहुँचती है 150 रुपये की, उसमें से भी कोई आदमी जाकर के कट मांगता है और कहता कि इसमें से 25 रुपये तू मुझे दे दो। कहाँ चली गई हमारी संवेदना? लेकिन इफेक्टिव डिलीवरी अगर सरकार इच्छा शक्ति पैदा कर ले तो इफेक्टिव डिलीवरी कर सकती है। अभी मध्य प्रदेश ने एक बिल पारित किया है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, जिसमें उन्होंने जिम्मेदारी लगा दी कि आपको फला सर्टिफिकेट, जैसे जाति प्रमाण पत्र लेना है, जन्मदिन का सर्टिफिकेट लेना है, मरण का सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट लेना है, तो इतने दिन में तहसीलदार दे देगा, और अगर उतने दिन में नहीं देगा तो उस पर पेनल्टी पड़ेगी। उसके बाद 15 दिन में उससे ऊपर का अफसर दे देगा, उसके 15 दिन में उससे ऊपर का अफसर दे देगा। मुख्यमंत्री तक भी अगर कोई चीज आनी है तो उसकी सेवा अवधि तय कर दी गई है। अगर इस तरह के कानून बने, मुझे लगता था कि शायद केंद्र भी ऐसा कोई कानून लेकर आएगा, तो आप डिलीवरी को इफेक्टिव बना सकते हैं। वरना एम्पावरमेंट में सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी बाधा अगर कोई चीज बनती है तो ये बीच का छोटा भ्रष्टाचार बनता है। तो एम्पावरमेंट के लिए सबसे बड़ी जरूरत अगर है तो वह है इफेक्टिव डिलीवरी की, प्रभावी वितरण। चौथी चीज जो ग्रोथ को अफेक्ट करती है मित्रों, वो है पक्षपात। जब देने वाला अपनी नजर में तेरा और मेरा लेकर बैठता है, जब देने वाला योजना बनाते समय अपने पराई का ध्यान रखता है,